क्लास 12 के बच्चों, फिजिक्स में हम सेकंड बुक का एक लेसन है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है जो पेपर में कम से कम 6 मार्क्स का आना है। उसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट करके इसको बनाया है, इसको सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे। कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? जब दो तरंगों के बीच कलांतर स्थिर होता है तो ऐसे स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। कला मीन्स कोण या कलांतर, संबंध मीन्स संबंध रखने वाले, स्रोत मीन्स कोई दो तरंगे स्रोत हैं। तो जब जैसे दो तरंगे एक साथ चल रही हैं और उनके बीच में कलांतर हमेशा फिक्स रहे तो उसको बोलेंगे कला संबंध स्रोत। तो ऐसे दो तरंग के स्रोत जिनके बीच में कलांतर स्थिर होता है उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कला संबंध स्रोत समझ आ गया होगा। तरंग के ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर, कला मीन्स कलांतर स्थिर होता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है प्रकाश का व्यतिकरण। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। देखिए कोई माध्यम है और उसमें ना, जैसे मैं यहाँ पे इसको ये एक माध्यम बना लिया मैंने। इसके अंदर क्या हुआ, ये एक तरंग है, ये दूसरी तरंग है, ये दोनों एक साथ चली। चलने के बाद जब दो तरंगें एक साथ चलेंगी तो आपस में मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर आपस में जब ये मिल जाती है तो उसको अध्यारोपण बोलते हैं। अध्यारोपण का मतलब है एक दूसरे में मिक्स हो जाना, समा जाना। तो यहाँ पे बताया गया जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, यहाँ देखिए बच्चों, ये जो तरंग है ये भी एक चक्कर बना रही है, ये दूसरी तरंग है ये भी एक ही चक्कर बना रही है, तो दोनों की आवृत्ति समान हो गई। जब दो तरंगें एक ही आवृत्ति की एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो इनमें क्या होगा बच्चों, अध्यारोपण। तो अध्यारोपण के बाद क्या होगा, जो परिणामी तरंग बनेगी, जैसे ये बनी परिणामी तरंग, ये मैं परिणामी तरंग बना दे रहा हूँ, ये परिणामी तरंग बनी। अब इस तरीके से कुछ इधर को चलेगी इस तरीके से। तो जब ये परिणामी तरंग बनेगी तो आप देखेंगे कुछ पर तो इनकी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी और कुछ पर न्यूनतम हो जाएगी। तो यही है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। यानी कि तरंगों में उतार और चढ़ाव हो रहा होता है और इसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। देखिए जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, और जिन पर न्यूनतम होगी परिणामी तरंग की तीव्रता, यानी कम होगी, सबसे कम होगी, उसको विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। अच्छा, व्यतिकरण के लिए फाई का जो मान है, यानी कि जो कोण बनेगा, संपोषी में सम संख्या लगाएंगे पाई के पास, 0, 2 पाई, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। तो अगर पाई के साथ सम संख्या आ रही है तो संपोषी व्यतिकरण है, और अगर पाई के साथ विषम संख्या आ रही है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो 1, 3, 5, 7 आ रहा है पाई के साथ, तो विनाशी व्यतिकरण है। ये देखिए दो तरंगे एक साथ चली थी और तरंगे एक साथ चलने के बाद आपस में अध्यारोपित हो गई। अध्यारोपण का मतलब मिक्स हो गई और एक बड़ी तरंग बनाई। तो जो ये तरंग बनी, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जा रही है, इसको आई मैक्सिमम कहा मैंने, और यहाँ पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जा रही है, इसको मैंने आई मिनिमम कहा। तो तरंगों में अधिकतम तीव्रता आ रही है और न्यूनतम तीव्रता हो रही है। तो तरंगों में कभी तो चढ़ाव हो रहा है, कभी उतार हो रहा है। तरंगों के इस चढ़ाव या उतार को क्या बोलेंगे हम, व्यतिकरण। मैंने यहाँ पर आई मैक्सिमम का मतलब है तरंग की अधिकतम तीव्रता, और आई मिनिमम तरंग की न्यूनतम तीव्रता। इनका फॉर्मूला बताया a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ये अधिकतम का है, और न्यूनतम का a1 माइनस a2 का स्क्वायर। ये a1 और a2 क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था, ये दो तरंगें चली थी, इसका जो अधिकतम आयाम है, शिखर मान, इसका a1 है और इस वाली का a2 है। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आई मैक्सिमम होगा, और a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आई मिनिमम होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रकाश का व्यतिकरण आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किसी पतले रेखा छिद्र पर पड़ता है, देखिए ऐसे बना लीजिए जैसे बिल्कुल ब्लैक बॉडी है और इस पर थोड़े थोड़े से यहाँ पे आपने ब्लेड से होल कर दिए इस तरीके से। तो जब प्रकाश किसी पतले रेखा छिद्र पर पड़ेगा, यानी कि यहाँ पतले पतले रेखा छिद्र हो गए, तो इन पर जब पड़ेगा ये, तो क्या होगा, तो वह इसके किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे रेखा छिद्र यहाँ से मुड़ के वो आगे बढ़ जाएगा, इसी को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन का मतलब है प्रकाश का
किसी एक रेखा छिद्र के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना विवर्तन है। विवर्तन का उदाहरण है जैसे ध्वनि तरंगों में विवर्तन होता है। जैसे आपको पता है आपके घर में, घर के बाहर बैंड बज रहा हो और आपके घर में चारों तरफ दीवार हो, तो जहाँ से भी जगह मिलेगी ध्वनि तरंगों को वहाँ से आपके घर में वो एंटर कर जाएंगी। तो विवर्तन में क्या होता है? विवर्तन में पहली बात तो दो तरंगें एक साथ नहीं चलती, इसमें एक ही तरंग चलती है। तो जब एक ही तरंग चलती है तो इसमें जो फ्रिंजें बनती हैं, फ्रिंज मतलब अभी आगे बताऊंगा, और फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो एक समान नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं है कि बराबर फ्रिंजें बनेंगी। यानी कि पतले रेखा छिद्र है तो यहाँ पर जो पट्टियाँ बनेंगी ब्राइट या डार्क, तो वो बराबर नहीं होंगी। विवर्तन में अगर आप बीच की जो केंद्रीय फ्रिंज है उससे दूर जाएंगे तो फ्रिंजों की चौड़ाई लगातार घटती रहती है। आगे प्रकाश का ध्रुवण क्या है, पहले पढ़ेंगे अध्रुवित प्रकाश। देखिए साधारण प्रकाश है, ये सभी दिशाओं में फैल रहा है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर, इनको विद्युत वेक्टर कहा, विद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। देखिए सभी दिशाओं में चल रहे हैं, ये सभी दिशाओं में चल रहे हैं, तो इसको अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। अगर किसी युक्ति द्वारा अध्रुवित प्रकाश को एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, यानी कि जो विद्युत वेक्टर के कंपन थे इनको एक ही दिशा में सीमित कर दिया। नीचे देखिए यहाँ पर, वहाँ तो सभी दिशाओं में फैल लेते विद्युत वेक्टर के कंपन, यहाँ पर एक ही दिशा में सीमित कर दिए गए, तो इसको बोला जाता है ध्रुवित प्रकाश। तो प्रकाश का ध्रुवण का मतलब हो गया असाधारण प्रकाश को, यानी अध्रुवित प्रकाश को एक ही दिशा में सीमित कर देना ध्रुवित प्रकाश है, या प्रकाश का ध्रुवण है। प्रकाश के ध्रुवण का एक कोण का फॉर्मूला है n बराबर tan IB। n है यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तनांक, n है प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर tan IB। IB है बुस्टर कोण, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे ध्रुवण कोण या बुस्टर कोण का, n बराबर tan IB। आगे आता है मेलस का नियम। मेलस ने बताया I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा, I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा। इन्होंने बताया किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होगी, आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होगी उसको I0 कहा, और जो प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता होगी I। तो यहाँ पे बताया निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के कोस स्क्वायर थीटा के गुणनफल के बराबर होती है। ये मेलस का नियम है। आगे यंग का प्रयोग 1801 में जो थॉमस यंग है उन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग किया। द्विक मतलब दो रेखा छिद्र का प्रयोग किया। कैसे किया इन्होंने पहले एक पर्दा लिया L, ये देखिए ये एक पर्दा है L, उसमें एक रेखा छिद्र बनाया, यानी कि एक इसमें हल्का सा होल खोल दिया, उसका नाम है S मीन्स होल, होल रेखा छिद्र। इस पर्दे से कुछ आगे दूसरा पर्दा M लिया, इससे थोड़ा सा आगे एक पर्दा M लिया, उसमें दो रेखा छिद्र बनाया S1 और S2, जो S की सीध में नहीं है, ऊपर और नीचे यानी बराबर दूरियों पर हैं दोनों। मैंने बोला इस पर्दे से कुछ आगे दूसरा पर्दा M है जिसमें दो रेखा छिद्र S1 और S2 है, जो S की सीध में ना होकर पर्दे M सीध में ना होकर S से समान दूरियों पर है, S1 और S2। अब एक और तीसरा पर्दा है, इस M पर्दे से कुछ आगे तीसरा पर्दा N है। मैंने बताया यंग का प्रयोग थॉमस यंग ने किया और इसमें द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग है। द्विक मतलब दो रेखा छिद्र खोले उन्होंने और उस पर प्रयोग किया, और तीन पर्दे लिए L M N। L में एक रेखा छिद्र ऐसे, M में दो रेखा छिद्र S1 और S2 है, और N पर क्या होता है, ये जो B और D लिखे हैं, B का मतलब है दीप्त फ्रिंज, D का मतलब है अदीप्त फ्रिंज। तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें दिखाई दे रही हैं, दीप्त के बाद अदीप्त, दीप्त के बाद अदीप्त, इसको बोलते हैं एकांतर क्रम। एकांतर का मीन्स अगर पहले ब्राइट बनी तो फिर डार्क बन रही है, पहले अगर दीप्त फ्रिंज बनेगी तो बाद में अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इन्हें बताया जब रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं, देखिए S छिद्र है, एक वर्णी मतलब एक दिशा में चलने वाला प्रकाश डाला, एक वर्णी प्रकाश डालते हैं, एक वर्णी प्रकाश डाला तो क्या होगा, तो S1 और S2 से भी निकलेगा प्रकाश और निकलते निकलते तीसरे पर्दे N पर पहुंचेगा, और वहां पर एकांतर क्रम में यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनेगी। यानी कि ये मतलब कहीं पर तो पूरी रोशनी की पट्टी दिखाई देगी, कहीं पर अंधेरा, एक पट्टी अंधेरे की एक पट्टी रोशनी की दिखाई देगी, यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनेगी। इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का व्यतिकरण। यानी कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम हो रही है और कुछ पर न्यूनतम हो रही है। तो प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए सर थॉमस यंग ने एक प्रयोग किया था, उसको बोलते हैं द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। और इसमें ये जो फ्रिंज बनेगी, जो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला है वो है कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या है, ये जो फ्रिंजें बन रही हैं और ये जो पर्दा है इनके बीच की दूरी को कैपिटल D से दिखाते हैं। स्मॉल d क्या है, ये जो रेखा छिद्र है S1 और S2 इनके जो बीच की दूरी है उसको स्मॉल d से बताते हैं।
और लैम्डा है प्रकाश जो जा रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे लिखा है लैम्डा तरंग दैर्घ्य, डी S1 S2 के बीच की दूरी, कैपिटल डी फ्रिंज से पर्दे की दूरी। तो ये जंग का प्रयोग उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे हाइगेन्स का सिद्धांत। देखिए हाइगेन्स ने क्या बताया, हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन्स ने सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, हाइगेन्स ने क्या बताया, जब किसी माध्यम में स्थित कोई माध्यम है उसमें तरंग स्रोत है, जैसे ऐसे एक तरंग स्रोत है, इससे तरंगें निकली, तो तरंगें निकलती हैं तो चारों दिशाओं में कंपन करती हैं, चारों दिशाओं में कंपन करती हैं। तो माध्यम में वह परत जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, यानी कि तरंग स्रोत एस से तरंगें निकली और सभी दिशाओं में कंपन कर रही हैं, और अगर वो जब समय सभी दिशाओं में कंपन करेंगी तो माध्यम में वह कण जिस पर माध्यम में वह परत जिस पर सभी कण समान कला में होंगे, कंपन की समान कला में होंगे, यानी बराबर कंपन हो रहा होगा, उसको बोलेंगे तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या है, कोई स्रोत है, उससे तरंगे चारों दिशाओं में चली या हर दिशा में चली, तो दिशाओं में गई तो पृष्ठ पर हर जगह कंपन बराबर हो रहा होगा, तो उसको बोलेंगे तरंगाग्र। ये हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का पहला सिद्धांत है। दूसरा क्या है, ये जो तरंगाग्र बना था ये नए तरंग स्रोत का काम करेगा और इससे भी सभी दिशाओं में तरंगें निकलेंगी, जिनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत बताता है तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र क्या है, कोई तरंग स्रोत है, उससे तरंगें निकली और वो किसी माध्यम में है, तो माध्यम में हर बिंदु पर कंपन बराबर हो रहा होगा सभी तरंगों में, उसको तरंगाग्र कहते हैं। और दूसरा जो नियम है वो बताता है तरंगाग्र पर अब जो कण है, जैसे ये तरंगाग्र है, इस पे कण है 1 2 3 4 ये सब कण है, तो इनसे नई तरंगिकाएं निकलेंगी जो सभी दिशाओं में जाएंगी, इन्हीं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। अब हाइगेन्स के सिद्धांत की 2 सफलताएं हैं और 2 असफलताएं हैं। हाइगेन्स ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को ठीक से समझाया, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन को भी समझाया, लेकिन हाइगेन्स का सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण को और प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाया। ये इसकी 2 विफलताएं हो गई और 2 सफलताएं। उसके बाद हाइगेन्स का प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत। प्रकाश का परावर्तन आप सभी ने पढ़ा ही है, जैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगा साथ साथ और फिर आप समझेंगे इसको। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का परावर्तन समझाना है, समझेंगे। ये एक पृष्ठ बनाया और इस पर हमने पॉलिश कर ली। ये हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने इसको माना एक्स एक्स डैश। एक्स एक्स डैश क्या है, यहाँ पर एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक मीन्स इसमें पॉलिश हो रखी है तो परावर्तन होगा। सबसे पहले इसमें एक तरंगाग्र ए बी आएगा, एक तरंगाग्र ए बी आएगा, ए बी आपतित होगा, एक आपतित तरंगाग्र है। और ये t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर ये बिंदु ए को स्पर्श करेगा, बिंदु ए पर स्पर्श करेगा परावर्तक पृष्ठ को। देखिए मैंने कहा यहाँ से एक किरण आई, सबसे पहले बिंदु ए पर स्पर्श कर रहा है और फिर आगे क्या होगा, मैंने माना यहाँ पर तरंगे की चाल, तरंगाग्र जो चल रहा है उसकी जो चाल है वो v है, तरंगाग्र की चाल v है। तरंगाग्र के बिंदु b को a डैश तक, अब यहाँ पर क्या होगा, तरंगाग्र के बिंदु b को a डैश तक पहुँचने में, b को a डैश तक पहुँचने में, b को a डैश तक पहुँचने में क्या होगा, यहाँ पर t समय लगेगा। जो तरंगाग्र का बिंदु b है उसको a डैश तक पहुँचने में t समय लगेगा। अब a को b से मिला दीजिए, ये हो गया हमारा आपतित तरंगाग्र, यानी कि पड़ने वाला तरंगाग्र। अच्छा, जो आपतित किरण होती थी वो कौन सा कोण बनाती थी, आपतन कोण आई। यहाँ पर मैंने आपतन कोण दिखा दिया और यहाँ पर भी आपतन कोण दिखा दिया आपतित तरंगाग्र का। अब आगे बता रहा है कि उसके बाद अब ये जो तरंगाग्र ए बी आपतित हुआ, ये ए और ए डैश के बीच के बहुत सारे बिंदुओं से यहाँ से टकराएगा। तो टकराने के बाद क्या होता है, आगे बढ़ता जाएगा। हाइगेन्स के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर यहाँ से बिंदु ए से एक तरंगिका निकलेगी और वहाँ वो जो है वो बी डैश तक पहुँच जाती है, ए से बी डैश तक पहुँच जाती है द्वितीयक तरंगिका निकलकर। और
उसके बाद क्या है, और इसको ए को बी डैश से मिलाया, ये हो गया हमारा परावर्तित तरंगाग्र। तो यहाँ पर इस तरीके से परावर्तित तरंगाग्र बनाने के बाद तो परावर्तन कोण आर बनेगा। इस तरीके से इसको हम दिखा देंगे। ये हमने पढ़ा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें आगे सुन लेते हैं कैसे हुआ। देखिए, ये प्रकाश का एक्स एक्स डैश माना एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी, ये तरंगाग्र ए बी है, ये तिरछा आपतित होता है। टी बराबर 0 समय पर ये एक्स एक्स डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है और यहाँ पर इसकी चाल वी है। तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुँचने में टी समय लगता है। जैसे जैसे ए बी आगे बढ़ता है, ये जो ए बी है आगे यूँ बढ़ेगा तो ये ए और ए डैश के बहुत सारे बिंदुओं से बीच में टकराएगा। अतः हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इससे द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका निकलती है और वो कहाँ तक पहुँच जाती है, उसके बाद एक तरंगिका बी से ए डैश तक पहुँचती है और एक ए से बी डैश तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि जितना समय ए से बी डैश तक पहुँचने में लगा उतना समय बी से ए डैश तक पहुँचने में लगा। तो दोनों का समय बराबर है, चाल भी बराबर है, तो ए बी डैश और बी ए डैश दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, तो ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, दोनों त्रिभुजों में तीन चीज़ बराबर है। कौन कौन सी, एक तो ए बी डैश बराबर हो गया। दूसरा, जितना कोण यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री उतना कोण यहाँ पे बनना है। ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, ये दोनों 90 डिग्री है। और दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है, उसका नाम है ए डैश। तो ये दोनों त्रिभुज में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर हो गए। इस तरीके से एक आपतित तरंगाग्र था ए बी, एक परावर्तित तरंगाग्र था ए डैश बी डैश, और यहाँ पर जो अभिलंब खींचे गए तीनों कागज के एक ही तल में। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम बता दिए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी तरीके से हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, माना ये एक्स एक्स डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसमें पॉलिश नहीं हो रखी है। माना एक्स एक्स डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है पारदर्शी पृष्ठ को पार करके, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें माना एक्स एक्स डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। यहाँ पर तरंग की चाल v1 मान ली और यहाँ पर v2 मान ली। माना सबसे पहले एक तरंगाग्र ए बी, वही एक तरंगाग्र ए बी है, ये तिरछा आपतित होता है एक्स एक्स डैश पर। सबसे पहले बिंदु ए पर एक्स एक्स डैश को स्पर्श कर रहा है, तो मैंने माना तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुँचने में हमने माना टी समय लगा, तो यहाँ तक पहुँचने में टी समय लगा और वे चाल कितनी थी v1, तो दूरी कितनी हो गई v1 इंटू टी। बी ए डैश की दूरी होगी v1 इंटू टी। अब जैसे जैसे ए बी आगे बढ़ेगा तो ये ए और ए डैश के बीच के बहुत सारे बिंदुओं से टकराता है और हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर बी डैश तक पहुँचेंगी, ए से निकलकर बी डैश तक पहुँच जाती है और कितनी दूरी तय कर लेंगी, v2 टी। इसी तरीके से क्या होगा, तरंगाग्र बिंदु बी पहले माध्यम में बी ए डैश दूरी तय, जितना बी ए डैश दूरी तय कर रहा था, ऐसे ही हमें जितना समय बी से ए डैश तक पहुंचने में लग रहा था उतना ही समय हमें यहाँ से ए डैश से बी तक पहुंचने में लग रहा है। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी v2 टी दूरी हो जाएगी। अब स्नेल का नियम लगाया, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। साइन आई की वैल्यू लंब बटे कर्ण के हिसाब से, इसमें यहाँ आई आपतन कोण है तो लंब हो गया बी ए डैश और कर्ण हो गया ए ए डैश। ऐसे ही इसमें साइन आर में लंब हो गया ए डैश बी और कर्ण हो गया वही ए ए डैश दोनों में आ रहा है, तो अपोन में रखेंगे ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ v1 टी अपॉन v2 टी, टी से टी कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम है, ये क्लियर हो गया। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या इस प्रकार हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक यू सो मच।